दोस्तों, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, राजनीति विज्ञान की क्लास आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर करके परेशान हो चुके हैं। यूनिट वाइज आपको क्लास नहीं मिल रही थी, ना ही आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे थे जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएं, तो परेशानी आपकी खत्म होती है इस वीडियो को देख करके। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संपूर्ण यूनिट 1 को हम कंप्लीट करेंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने चीज़ों को बनाई है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ चीज़ों को मैंने जोड़ा है, और आने वाले टाइम में सारी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। केवल राजनीति विज्ञान को ही नहीं, बाकी सारे विषयों को, चाहे हिंदी हो, इतिहास हो, राजनीति विज्ञान के साथ साथ हम समाजशास्त्र या फिर अदर जो गृह विज्ञान, इंग्लिश है, सबको हम कोशिश रहेगी कि कंप्लीट करा दें। और आपके एग्जाम से पहले मेजर माइनर सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी। जो पसंद आए तो लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, यानी कि शुरुआत कब से हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास है वो कब हुआ, राजनीतिक प्रवृत्तियां क्या हैं, पहलू क्या हैं, तो इन सब के बारे में यूनिट 1 को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। संक्षिप्त क्वेश्चन हम शॉर्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम लॉन्ग समझेंगे। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो भाई 1857 के विद्रोह से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिएगा, मंगल पांडे से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। बैरकपुर छावनी मेरठ से शुरू होता है और मंगल पांडे साहब द्वारा गाय की चर्बी से बने हुए जो उनकी बंदूक थी, गोलियां थी, है ना, उनको खींचने से मना किया जाता है, उनका ट्रिगर खींचने से मना किया जाता है। चलेंगे, बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 2 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, तो भाई साहब A.O. ह्यूम एक अंग्रेज हैं, इनने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब की, तो 1885 ईस्वी में की। अब एक बात सुनिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है पहले पुणे में होनी थी, लेकिन ये बाद में बंबई में हुई। कहाँ हुई, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई, ठीक है। और जब ये यहाँ पे अधिवेशन, इनका फर्स्ट अधिवेशन हुआ, तो WC बनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के, और 72 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक और बात सिंपल सी बताएं, ये बुजुर्गा वर्ग से संबंधित थी, कुलीन वर्ग से संबंधित थी, यानी कि मजदूरों या फिर जो गरीब व्यक्ति हैं उनके प्रति कांग्रेस का व्यवहार बहुत ज़्यादा उदासीन था। और किसके लिए सही व्यवहार था, तो जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, है ना, जो बुजुर्ग तंत्र से संबंध रखते, कहने का जो संपन्न हैं, उनके लिए इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो मैंने अभी बताया ये WC बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। व्योमेश थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, समझेंगे यहाँ पे। और ये कहाँ हुई भाई साहब, तो मैंने आपको बताया भी था कि पहली जो अधिवेशन है, पहला अधिवेशन गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, बंबई में हुआ, है ना। चलेंगे यहाँ पे, स्वराज्य का नारा किसने दिया था, चौथा प्रश्न है, तो भाई साहब बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो है वो नारा दिया था। अच्छा, करो या मरो का नारा किसने दिया, आप कमेंट में हमें जल्दी से बता दो, है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया, और एक और नारा इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया किसने है और फेमस किसने किया, जल्दी से आप कमेंट में लिख दो, है ना। मुझे देखना है कि आप सब पढ़ाई भी कर रहे हैं कि सब ऐसे ही चल रहा है, लिख दो जल्दी से। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। बंगाल विभाजन का आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, भाई साहब जनता में आक्रोश हो गया और स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ, है ना। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, जल्दी से एक बार हमें कमेंट में आप बताओ, है ना। अगर किसी को पता हो बंगाल विभाजन के बारे में, जितना पता हो तो वो आप हमें बता दो जल्दी, है ना। क्यों हुआ था, किस आधार पर विभाजन किया जा रहा था, सब बताओ हमें, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ये चीज़ भी डिस्कस कर दूंगा। चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। ये लॉन्ग प्रश्न रहेगा, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत और विकास, ठीक है। चलेंगे, अब जरा हेडिंग के माध्यम से हमने जो चीज़ें लिखी हैं उनको हम एक बार आपके माइंड में फिट करने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना जो है, इसको हम पहले समझेंगे। 1857 का विद्रोह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष का बड़ा पहला प्रदर्शन था, जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी है कि मेरठ की बैरकपुर छावनी से जो है ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, मंगल पांडे द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि गाय की चर्बी से युक्त जो है उनकी जो मैं कहता हूँ ट्रिगर, बंदूक का ट्रिगर उनको खींचना था, तो इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया था इसका, है ना, कि नहीं खींच सकते, गाय हमारी माता है, ठीक है। चलेंगे, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को हम जरा समझते हैं। 1885 ईस्वी में
ये ए.ओ. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करने का था ताकि वे ब्रिटिश शासन से संवैधानिक सुधार मांग सकें। देखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख दिया है। अब हम जरा एक दो चीज़ें और समझते हैं। शांतिपूर्ण संघर्ष का दौर, ये जरा हम हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये भी चलेगा आपका, बहुत अच्छा है। नरमपंथी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुधारों की मांग की। वे अंग्रेजों से विश्वास करते थे कि भारतीयों की बात सुनेंगे, इनको ऐसा लगता था, है ना। अपने गांधी जी भी जो है वो ऐसा कहते थे कि भाई बात सुनेंगे ये, है ना। लेकिन जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इसके बाद सबकी आंखें खुल गई, बंगाल विभाजन हुआ, भाई सबकी आंखें खुल गई, और अगर जिनकी नहीं खुली थी उनकी धीरे धीरे खुलती चली गई। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। बंगाल विभाजन और आंदोलन का नया मोड़। 1905 में बंगाल विभाजन ने आंदोलन को नया रूप दिया। यह विभाजन डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा था, जिससे हिंदू मुस्लिम जो तनाव है वो बढ़े और जन आंदोलन का जोर पकड़ेगा, है ना। तो फिर इस तरह से जो है ये चीज़ें हुई। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। भाई साहब, एक प्रश्न आपका हो चुका है, इतना आप लिखेंगे अगर, तो मुझे लगता है चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। एग्जाम में बढ़िया आप कंप्लीट कर देंगे। और बहुत जल्द जो है यूनिट 2 की भी क्लास लाएंगे। इसमें पूरा यूनिट 1 है, कहीं से और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट है, इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके सारी क्लासेस हम आपको देंगे, एग्जाम से पहले देंगे। और वादा है इस भाई का, ठीक है, एक क्वेश्चन आप बाहर निकाल के दिखा देना मेरी इन वीडियो से, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है भाई। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप जिस विश्वास से मेरी क्लास देख रहे हैं ना भाई, आपके हर विश्वास पे हम खरे उतरेंगे साहब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, चलेंगे यहाँ पे। देखिएगा, नरमपंथी और उग्रपंथी नेताओं की जो नीतियों की तुलना हमें करनी है, उनको हम जरा समझते हैं। देखो भाई, नरमपंथी क्या है? नरमपंथी का अर्थ होता है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से, है ना, शालीनता से, अपनी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना। उग्रपंथी ये होता है कि जब भाई शांति तरीके से आदमी बात ना सुने, सहमति से या फिर असहमति से। हमें तो हमारे प्यारे भारत देश की आज़ादी चाहिए थी ना। देखिएगा, 2 सोच 1 मकसद आज़ादी, है ना। ये आप हेडिंग लिखेंगे तो भाई जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होगा ना, तो वो भी भाई एक बात उसके माइंड में फीड हो जाएगी कि भाई बंदा समझदार है ना, इसको चीज़ें पता है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर में 2 मुख्य धाराएं उभरी, नरमपंथी और उग्रपंथी। दोनों का उद्देश्य एक था, भारत की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया, लेकिन उनके तरीके और सोच में बड़ा अंतर था, है ना। वो सोचते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हो जाएं, और वो सोचते थे क्या कि भाई कुछ भी हो, वे शांति से मानने वाले तो है नहीं, है ना। वो कहते ना कि चलेंगे, अब कहावत बताना सही नहीं है ना, चलेंगे। नरमपंथी संविधान और शांति के पक्षधर नरमपंथी नेताओं ने, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने, भरोसा किया कि अंग्रेज शासन में सुधार संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। ये नेता याचिकाएं देते, ज्ञापन लिखते और बातचीत के जरिए अपने अधिकार मांगते थे, है ना। लेकिन वो लोग बातचीत के जरिए तो मानने वाले थे नहीं। उनका मानना ये था कि अंग्रेज सरकार समय के साथ बदलाव करेगी, यदि हम सही तरीके अपनाएंगे तो। नरमपंथी मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग और अंग्रेजों के सहयोगी समझे जाते थे, है ना। तो इस तरह से जो है उन्होंने सोचा कि भाई चीज़ें हो जाएंगी। अब एक और बात सुनो, उग्रपंथी जो है वो अंग्रेजों के जानी दुश्मन थे, है ना, आग और जोश के दुश्मन। इसके उलट उग्रपंथी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना, लाल बाल पाल के नाम से नहीं जानते हैं, कि अंग्रेजों को केवल दबाव और संघर्ष से रोका जा सकता है। वे स्वराज के सच्चे समर्थक थे और सीधे जनता को आंदोलन में शामिल करते थे साहब, है ना। चलेंगे यहाँ पे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। उनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो नारा है भाई, एक नारा ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दहलाने वाली बात थी उस टाइम। चलेंगे यहाँ पे, दोनों की जो भूमिका है उनको हम समझते हैं। देखिएगा, हम क्वेश्चन जो समझ रहे हैं वो उग्रपंथी और नरमपंथी दोनों की जो विचारधारा है उनको हम जरा समझ रहे हैं। तो भाई पहले मैंने आपको दोनों की विचारधाराएं बताई, लेकिन मकसद एक आज़ादी था। फिर मैंने आपको नरमपंथी नेताओं के बारे में बताया, फिर मैंने उग्रपंथी के बारे में बता दिया। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों को क्या करना है, आपको विशेषताएं बतानी है दोनों की, है ना, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखेंगे, दोनों की जो भूमिकाएं हैं, संघर्ष की 2 धाराएं। नरमपंथी आंदोलन की नींव थी, जिन्होंने राजनीतिक चेतना जगाई और संवैधानिक संघर्ष के रास्ते दिखाए। वहीं उग्रपंथियों ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और इसे ज़्यादा ताकतवर बनाया। दोनों के बिना भारत की आज़ादी
की जो कहानी है वो अधूरी थी। चलेंगे, अब एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में मुझे लगता है इस बार जरूर ट्रेंड करेगा, और ये ट्रेंड करेगा ही नहीं, हर बार करता आया है, और 101%, 100% भी नहीं कह रहा हूँ, 101% ये क्वेश्चन आने के फुल चांस है। देखिएगा, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या है, इस विषय में है ना आपको विस्तृत आपको लिखना पड़ेगा। तो हम जरा समझ लेते हैं बंगाल विभाजन की जो पृष्ठभूमि है उसको जरा समझते हैं हेडिंग डाल के। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को धार्मिक आधार पर बांट दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान अलग हो गए। इसका मकसद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, है ना, उस टाइम। अच्छा, इससे हुआ क्या? लेकिन इससे ये हुआ कि जनता का विरोध और आक्रोश और ज़्यादा हो गया, है ना। इस विभाजन से लोगों को गहरा आक्रोश हुआ। बंगाल के लोगों ने पहली बार बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया था कि भाई हमें ना बांटो, ना हम बंटने वाले हैं, और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो हम ना बटेंगे, लेकिन मेरा एक देश प्यारा भारत है, उसको हम आज़ाद करा के रोकेंगे, है ना। तो ये भावना और ज़्यादा प्रबल हो गई थी उस टाइम। भाई साहब, बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस तरह से समझते हैं। बंगाल विभाजन अपने समझा है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत समझेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें क्या था? विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार करना, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, और इस आंदोलन ने देश भर में आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता भी फैलाई थी। अच्छा, इससे क्या हुआ? तो भाई राष्ट्रीयता की नई लहर जो है वो फैल गई। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, है ना। तो भाई साहब, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको करा चुका हूँ। और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन ये आपका क्या है? माइनर सब्जेक्ट है, ये को सर्कुलर में आपका रहता है। तो इनकी भी क्लासेस मैंने आपको मोस्टली दी हैं। जनरल साइंस आपका जो विषय है ना, इसकी भी बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार BSc MSc पर पढ़ी हैं, और बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि चाहे केवल राजनीति विज्ञान ही नहीं, है ना, हिंदी की, इकोनॉमिक्स की, और बात करूँगा समाजशास्त्र की, इतिहास की, सारी क्लासें आपको मिलेंगी अपने परिवार एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। माफ़ कीजिएगा, इसका पहले नाम BSc एमएस शिवम था, और चूंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लगता था कि भाई सर केवल BSc वालों को ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए मुझे नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। मैंने एमएस शिवम कर दिया है, और बाकी पूरा कंटेंट हर चीज़ सेम रहेगी। कोई बच्चा ये ना समझेगा कि भाई थोड़ी बहुत चीज़ें बदली हैं, बिल्कुल नहीं बदली हैं, और नए तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, और आपके विश्वास को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो विश्वास आप हम पर बनाए रखे आए हैं अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप विश्वास अगर बनाए रखते हैं तो आपके हर विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। देख लीजिएगा, VAVSC का मतलब सिर्फ एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म, दूसरी कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक करने के लिए मैंने नहीं कहा है। अगर क्लास पसंद आई हो ना तो यार एक बार लाइक कर दो यार, है ना। अगर पसंद आई हो, और अगर ना आई हो पसंद तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइक की, है ना। आपने देख लिया, आपका काम हो जाए बस। और सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार विजिट किए हैं तो। बाकी आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। चलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।